ओके गाइस, हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज द सर्किल। कक्षा 10 के गणित का आज हम वृत्त शुरू करेंगे। ठीक है, क्या शुरू करना है हमें? वृत्त। उसी का अगला चैप्टर है वृत्त। ठीक है, तो वृत्त को आपने शायद 9th में भी पढ़ा होगा, तो नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे देखिए, एक गाय जो खूंटे से बंधी है, अगर वो चलना स्टार्ट करे, लेकिन वो इस तरह से चले कि उसकी रस्सी तनी ही रह जाए। जैसे मान लीजिए इस जगह पर खूंटा गड़ा हुआ है और गाय बंधी है, ये गाय बंधी है। अब इसको तुम इस तरह से चलाओ कि यह रस्सी तनी की तनी ही रहे, रस्सी लूज ना हो। ठीक है, रस्सी में सिकुड़न नहीं आना चाहिए और ना ही रस्सी टूटनी चाहिए, बस ये रस्सी तनी रहे। तो गाय कैसे चलेगी बताओ? अगर ये रस्सी ना होता तो गाय इधर चली जाती, इधर चली जाती, इधर चली जाती, है कि नहीं? लेकिन अगर गाय इस खूंटे से बंधी है तब क्या होगा? तब ये ज्यादा से ज्यादा कैसे चल सकती है? ये ऐसे चल सकती है, ऐसे 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 आएगी और ये ऐसे ही तो चलेगी। जैसे कोल्हू का बैल। जैसे घड़ी, आपने दीवाल घड़ी देखी, छोटी सी घड़ी देखी, लेकिन दीवाल घड़ी बड़ी होती है, उसमें जल्दी समझ में आ जाएगा। उसमें देखिए सुई की नोक पर अगर आप एक पेंसिल बांध दें तो देखिए सुई जो होती है दीवाल घड़ी में जो सुई होती है, क्या वो पूरा मूव करती है? नहीं, उसका जो एक सिरा होता है वो नहीं चलता है, सिर्फ इसका एक सिरा ही चलता है। देखिए जैसे ऐसे ये। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इस वृत्त को बनाने में दो बिंदु सहायक होते हैं। एक बिंदु वो जो बिल्कुल अपनी जगह पर पहले से ही फिक्स है, और दूसरा बिंदु वो जो चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब अगर हम देखें तो कोई बिंदु अगर इस तरह से चले कि स्थिर बिंदु और प्राचल बिंदु के बीच की दूरी ना बदले। ठीक, जैसे आप अपने दोस्त का हाथ पकड़ लीजिए और आप एक जगह खड़े हो जाइए और अपने दोस्त को कहिए मेरा हाथ पकड़ के, और वो अपना हाथ तान ले और ऐसे वो चलना शुरू करे, तो क्या चलेगा? आपके गोल गोल आपके चारों तरफ घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो अब आपके दोस्त के चलने से, ठीक है, जैसे उसके जूते में कुछ कीचड़ लगा दीजिए या कोई पाउडर लगा दीजिए जिससे मार्क बन जाए उस जूते का निशान, तो जब वो चलेगा तो क्या बन जाएगा? वहां पर एक गोला बन जाएगा और उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त। उसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे बेटा। तो इसका डिफिनीशन, इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसका नाम है हमारा स्थिर बिंदु। चलो मैं नाम पहले बोल देता हूं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? स्थिर बिंदु। और ये कौन है? प्राचल, यानी जो चलने वाला हो, प्राचल बिंदु। ठीक है, और ये इनके बीच की दूरी है। ठीक है, अब ये प्राचल बिंदु जब ये एक बार ऐसे गया और घूम के यहां आ गया तो यह लाइन बन गई, इसको हम क्या कहेंगे? रास्ता। ये क्या है? पथ है। ठीक है, किसका पथ? जिस पर यह बिंदु चला है अभी अभी। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त थी। शर्त क्या थी? शर्त यहां पर यह थी कि प्राचल बिंदु और स्थिर बिंदु के बीच की दूरी नहीं बदलनी चाहिए। यही तो शर्त थी। अब इसको तुम लिख दो। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जब एक प्राचल बिंदु किसी स्थिर बिंदु के परितः इस प्रकार गति करता है कि उनके बीच की दूरी नियत रहे। ठीक है, तो प्राचल बिंदु के पथ को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। बात समझ में आई? उसको हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। चलिए मैं इसको लिख के बताता हूं।
जब एक प्राचल बिंदु किसी स्थिर बिंदु के परितः इस प्रकार गति करता है, इस प्रकार गति करता है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नियत, नियत माने जो ना बदले, नियत रहे, नियत रहे तो प्राचल बिंदु के पथ को क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, पथ को वृत्त कहेंगे। क्या? वृत्त कहते हैं। हो गया, रटने की क्या जरूरत है, समझिए, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गई वृत्त की परिभाषा। अब इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इस वृत्त को। ठीक, इसको मैं यहां बना देता हूं एक छोटा सा, ऐसे। ठीक, ये कौन था? स्थिर बिंदु, ये था स्थिर बिंदु। इस स्थिर बिंदु का नाम क्या रखते हैं? स्थिर बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक है, स्थिर बिंदु को हम क्या कहेंगे? स्थिर, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है परिधि। परिधि, जैसे देखो, ये आपका यहां से स्टार्ट हुआ था, जो बिंदु था इस पर यहां से चलना शुरू किया था और ऐसे चलकर फिर आकर यहीं पर रुक जाता है। ठीक है, तो उसने कितना लंबा रास्ता चुना। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको खोल के ऐसे सीधा कर दें तो हमें एक लाइन मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? पथ की लंबाई, उसे हम क्या कहेंगे? पथ की लंबाई कहेंगे। तो यहां पर यह जितना भी इस पथ की लंबाई होगी उसी को हम क्या कहेंगे? परिधि। तो परिधि क्या है? वृत्तीय पथ की लंबाई, वृत्तीय पथ की लंबाई को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि यानी लंबाई हम निकालते कैसे हैं? ठीक है, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया परिधि। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, त्रिज्या। दूसरा क्या है? त्रिज्या। तो देखो, हमने क्या कहा था? ये प्राचल बिंदु और स्थिर बिंदु के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। क्या रहती है? नियत। तो इनके जो बीच की दूरी थी, इसी दूरी का नाम त्रिज्या होता है। ठीक है,
तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे परिधि पर बहुत ढेर सारे बिंदु होते हैं, क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है। तो यहां पर भाई हमारी ये रेखा है, ये कर्व है बस, तो रेखा है तो बहुत सारे बिंदु होंगे, ठीक है। तो अब इस परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र की जो दूरी होती है, इस स्थिर बिंदु का नाम हमने क्या रखा है? केंद्र रखा है। क्या रखा है? केंद्र, ठीक है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि इस परिधि पर बहुत ढेर सारे बिंदु हो सकते हैं ना, ऐसे बहुत ढेर सारे बिंदु हो सकते हैं। मैं तो दूर दूर बना रहा हूं, एकदम सट के भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। तो देखो, जैसे मैंने इन दो बिंदुओं को मिला दिया, ठीक है, या इसको मिला दिया, मतलब किसी भी दो बिंदु को मिला दो, परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिला दो तुम। तो अगर किसी भी दो बिंदु को मिलाते हो तो क्या बन जाती है? एक रेखा बनती है। क्या बनती है? एक रेखा बनती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो उस रेखा का नाम क्या होता है? तो उस रेखा का नाम होता है जीवा। उसको क्या कहते हैं? जीवा। यानी ये सब, ये लाइन, ठीक है, इन सब का नाम, इस लाइन का भी नाम, इन सब का लाइन का नाम क्या है? जीवा है। तो और ये है केंद्र और ये है परिधि। तो इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है त्रिज्या। इसका क्या नाम है? त्रिज्या। और इन नीली वाली लाइनों का क्या नाम है? जीवा। तो जीवा की परिभाषा क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जीवा कहलाती है, ठीक। अब देखते हैं भाई, ऐसे ही हम बहुत ढेर सारी जीवा खींच सकते हैं ना। तो देखो, एक ये बिंदु और यह बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को भी हमने मिलाया और ये भी क्या बन गई? जीवा। लेकिन यह जानते हैं कहां से होकर जा रही है? केंद्र से। कहां से होकर जाती है? केंद्र से होकर जाती है। तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और इसका नाम व्यास होता है। क्या कहते हैं इसको? हम व्यास कहते हैं। देखिए, अब हम व्यास लिखते हैं। व्यास। तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा सबसे व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। यह वृत्त की सबसे
बड़ी जीवा होती है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक, तो ये हो गई आपकी वृत्त की जीवा। ठीक है, त्रिज्या हो गया, जीवा हो गया। हाँ, त्रिज्या के बारे में एक बात और बता दूं। त्रिज्या भाई एक ही त्रिज्या थोड़ी होती है, हम कहीं भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो सभी त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ओके, अब कुछ और चीजें हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ये खींचा जी, तो कोई लाइन आप इस तरह से खींचिए जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छूकर निकल जाए, ऐसे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्पर्शी रेखा। उसको क्या कहते हैं? स्पर्शी रेखा। स्पर्शी रेखा वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, स्पर्शी रेखा कहलाती है। स्पर्शी रेखा कहलाती है। तो इस रेखा का नाम, यह है त्रिज्या, और यह रेखा क्या है? व्यास। इस रेखा का नाम क्या है? स्पर्शी रेखा। स्पर्शी रेखा। अब एक और जान लीजिए, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जैसे आप कोई भी लाइन खींचें, कोई भी रेखा खींचें और वह वृत्त को दो बिंदुओं पर काट दे। जब कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काट देती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे हम? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आप याद करेंगे, फिर इस पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कुछ चीजें और बता देता हूं आपको। जैसे हम एक वृत्त के लिए कई स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं, मतलब जितने बिंदु हैं उतनी स्पर्शी रेखा बनेगी। तो भाई अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्शी रेखा बन जाएगी। ठीक है, हर बिंदु पर हम एक स्पर्शी रेखा खींचते हैं, क्योंकि परिभाषा से ही हमें पता है कि जो स्पर्शी रेखा होती है वो वृत्त के एक बिंदु को काटती है, यानी एक बिंदु से होकर जाती है। तो अनंत बिंदु है तो अनंत रेखाएं बनेंगी। बात समझ में आ गई? और दूसरी चीज, त्रिज्या और व्यास में संबंध कैसा है? तो देखो, जैसा मैंने बताया, केंद्र से
परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो एक त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, मतलब कितनी त्रिज्याएं हैं? 2 त्रिज्या है। और इस लाइन को यहां से यहां तक, इस पूरे लाइन को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो व्यास में कितनी बार त्रिज्या आती है? 2 बार, यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं त्रिज्या का फार्मूला। तो मैं यही लिख देता हूं, तो त्रिज्या, तो बताओ अगर इतना पूरा व्यास है तो इसका आधा क्या होगा? आधे को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी। क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ठीक है, और इसी तरह से व्यास त्रिज्या का कितना होगा? 2 गुना होगा। ठीक है, फिर से सुनो, पूरा व्यास है, आधा त्रिज्या है, और एक व्यास में 2 त्रिज्या, यानी कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या व्यास की कितनी होती है? आधी होती है। ओके गाइस, तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा, फिर हम इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है, ठीक है, जो अभ्यास है, वो हम लोग कल करेंगे, लेकिन तभी जब आपको ये पूरा याद होगा। तो आप इसको नोट्स भी बना लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। ओके।